गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को देखने वाले हैं। उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो एडवर्स हो सकती हैं, जो और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से काम करता है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेकिंग प्रोसेस क्या था, किस तरीके से किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था। और इसके साथ हम लास्ट में की फीचर्स देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका की फीचर्स क्या है, कौन सी ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें, हम मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स होता है। मतलब हम एक सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स हैं जो बताता है कि कंट्री जो है वो किस तरीके से गवर्नड होगा। मतलब एक देश जो है उसमें किस तरीके से शासन होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से फंक्शन होगा, लोगों के क्या क्या राइट्स होंगे। और गवर्नमेंट की लिमिटेशन भी साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लगा देता है कि गवर्नमेंट जो है किन एरियाज में या कहाँ तक लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। तो एक रूल्स होते हैं, उन रूल्स, यदि मान लीजिए किसी सोसाइटी में कोई रूल नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा कियोस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट पर एक लिमिटेशन लगा देता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों के लाइफ में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और सुप्रीमेसी की बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। मतलब किसी देश की लैंड पर हाईएस्ट लॉ है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, सब सब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करते हैं और वहीं से उनको पावर्स जो है डेराइव्ड होती हैं। सारे कानून जो हैं उनका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन से ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही उनको पावर मिलती है, वहीं से उनको अपना मोटिवेशन मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम नेचर की बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, ध्यान से देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट इसको इसलिए बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बाकायदा फॉर्म हुई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रॉपर डिबेट्स, डिस्कशन एंड वोटिंग के बाद कोई भी चीज़ अडॉप्ट की थी। ऐसा नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो मन किया उसने वो चीज़ वहाँ डाल दी, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें हर चीज़ को डिटेल्ड एनालिसिस किया गया था। हर चीज़ के फ्लॉज एंड मेरिट एंड डीमेरिट सब कुछ डिस्कशन हुआ था। उसके बाद वोटिंग हुई थी एंड वोटिंग में कोई भी चीज़ जब पास हो गई तो उसके बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज़ भी बोलते हैं कि इसमें सोशल वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी कंट्रीज़ में कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं और उन सोशल वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो वो सब भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे ही नहीं बोल सकते, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड लीगल के साथ साथ इसमें सोशल वैल्यूज़ भी हमें देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान क्यों चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है।
फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप्स। हमारे देश में बात करें तो बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, बहुत डाइवर्सिटी है। भारत जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है एंड बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इतनी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है पूरे कंट्री के लोगों के लिए कि वो उस डाइवर्स कंट्री में सब कुछ जो है वो इजीली हैंडल हो जाए। सेकंड बात करें हम तो लिमिटिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को लिमिट करता है। कोई भी अथॉरिटी जो है, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उसके रूल्स जो हैं आर्बिट्रेरी ना हो जाएं, उसके लिए उन पर बाउंड्री सेट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार क्या होता है कि हमारी पार्लियामेंट ने भी कुछ ऐसे, हम आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कुछ ऐसे लॉज बना दिए थे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे थे। तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसने उन सब कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया था। उसके बाद भी जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। बोला था कि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर को लिमिट करता है एंड गवर्नमेंट जो है उसको कोई भी मनमाना फैसला लेने से रोक लगाता है। अदरवाइज़ कोई भी, सपोज कीजिए आप, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो एक कानून के दायरे में रह के ही काम करता है। बियॉन्ड लॉ कोई भी नहीं है इस देश में। तो सब पर एक बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट्स लगाता है, लिमिट सेट करता है। तो गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो लिमिटेड कर देता है। थर्ड हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, उसमें थर्ड आता है राइट्स प्रोटेक्शन। सिटीजन्स जो हैं वो कुछ राइट्स उनको चाहिए होते हैं। सिटीजन्स जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट इसलिए बनाई है, गवर्नमेंट जो है वो इसलिए बनाई थी कि उनको एक ईजी रहे, एक सोसाइटी में मैनेजमेंट रहे, सब कुछ जो है वो एक सिविलाइज्ड मैनर में हो। अब मान लो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है और उनके राइट्स का वॉयलेशन करती है या उनके एक्सप्लॉइटेशन करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हम सहारा लेकर उनको हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और वहाँ पर हमें हमारे सेफ गार्ड का प्रोसेस दिया हुआ है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको किस तरीके से हमें सेफ गार्ड करना है। तो सिटीजन्स का एक्सप्लॉइटेशन होने से रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स के बिना कोई भी आदमी या कोई भी जो है सिटीजन जो है वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर सकता। फोर्थ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। इसमें फोर्थ आएगा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मीन्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है। मीन्स गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर नहीं है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है। जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट है एंड वो ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि हर एक फिक्स टेन्योर के बाद इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में 5 इयर्स के बाद है, यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो 4 इयर्स का टेन्योर है, कुछ कंट्रीज़ में 6 भी है, बट इंडिया में जनरली लोकसभा का जो टेन्योर, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। हालांकि राज्यसभा का 6 इयर्स का है, बट वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट को पता है कि यदि हम ठीक से काम नहीं करेंगे या लोगों की नहीं सुनेंगे या लोगों के राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो 5 इयर्स के बाद लोग उनको वोट नहीं करेंगे।
तो कहीं ना कहीं उनमें एक डर रहता है कि हमें 5 साल के बाद हमें पब्लिक में भी जाना है। कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, पब्लिक को फेस तो करना ही पड़ता है हर 5 साल के बाद। तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है यहाँ पर, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति जवाबदेह है। एक और आता है कि फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस लिए चाहिए, तो इसमें आता है नेशनल आइडेंटिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कलेक्टिव एस्पिरेशंस हैं जिनका हमें पता चलता है यहाँ से। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रियम्बल में दिखेंगे आपको। ये सब जो कलेक्टिव एस्पिरेशंस हैं ये प्रियम्बल का पार्ट है। वहाँ पर प्रियम्बल में आपको इन सब के बारे में देखने को मिल जाएगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये लोगों के कलेक्टिव एस्पिरेशंस हैं। मतलब सब लोग जो हैं उन्होंने इन सब के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। ओके, अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया का जो किसी भी, मतलब इंडिया का ही नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करता है, इंस्टीट्यूशंस को बताता है कि उनका दायरा क्या है, उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमारे गवर्नमेंट की 3 बॉडीज़ मानी जाती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो तीनों इंस्टीट्यूशंस का जो दायरा है वो डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो है उसकी पावर्स कहाँ तक हैं, उसके कानून का दायरा, मतलब उसका जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो कहाँ तक जा सकता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिकली लॉ मेकिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। और जुडिशरी जो है वो बेसिकली जस्टिस का काम करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो ये इस तरीके से हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं इनको डिफ़ाइन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफ़ाइन करता है कि तीनों का जो पावर का जो दायरा है या उन पे उनकी लिमिटेशंस हैं वो बताता है। सेकंड फंक्शन की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो डिसीजन मेकिंग रूल्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं और किस तरीके से एनफोर्स किए जाते हैं। आप सब जो हैं वो पता होगा, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है एंड कानून बनाने का काम उसी का होता है। एंड उनको इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि कानून किस तरीके से बनेगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी जो है वो कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल, प्रॉपर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी। वो बिल जो है वो, उस पर पार्लियामेंट में डिबेट्स होगी, उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिटर्न भी कर सकता है एंड रीथिंक के लिए भी बोल सकता है कि एक बार इस पर फिर से रीथिंक कीजिए। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कोई भी कानून जो है वो इतना इजी नहीं होता है बन जाना, काफ़ी उस पर एंगल्स जो है वो देखे जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कानून नहीं बनाया जा सकता, वो थोड़ा सा फिर एक दिक्कत वाली बात होती है। थर्ड की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि 3 बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ और तीनों बॉडीज़ में चेक एंड बैलेंस बना रहे। पावर जो है वो एक दूसरे की ओवरलैप ना करें, कोई किसी के डोमेन में ना इंटरफेयर करें। तो पावर जो है वो किसी एक के पास कंसंट्रेट ना हो जाए कि मान लो लेजिस्लेटिव कुछ ऐसे कानून बना देती है जो, जिससे उसका दायरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जुडिशरी है जो उसी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है।
तो चेक एंड बैलेंस का बहुत बढ़िया काम करता है हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो। फोर्थ बात करें, गारंटीज राइट्स। हर सिटीजन का कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप फंडामेंटल राइट्स को लेके सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर डिटेल में दिया हुआ है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कुछ हमारे हैं, उनको ध्यान में रखकर, उनको माइंड में रखकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो हो पॉलिसीज़ को बनाती है। पॉलिसीज़ बनाते टाइम डीपीएसपीज़ का ध्यान रखा जाता है। आप डीपीएसपी को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एनफोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। फिफ्थ फंक्शन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक कोई भी दोनों के बीच में, मतलब दो नहीं तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई भी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में, तो रेजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कोई भी इश्यूज जो हैं, कोई भी बात, कोई भी जो मान लो होता है गड़बड़, या कोई भी कहीं भी कुछ घटना होती है, तो उसको सेटल करने के लिए, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक मैकेनिज्म जो है उसके बारे में बात की गई है। तो वो डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हमने मीनिंग देख लिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमने ये भी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के हमने फंक्शंस भी देख लिए। अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस के बारे में, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस क्या था। ये सब फोटो देख रहे हैं, ये हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इमेजेस हैं, कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके से लोग कितने अटेंटिव होकर डिस्कशंस को या डिबेट्स को अटेंड कर रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1946 में फॉर्म्ड हुई थी, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे मोस्टली वो प्रोविनेंशियल असेंबलीज जो थी वहाँ से इलेक्ट होके आए थे। तो इलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम, तो ये इनडायरेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि जो प्रोविनेंस की स्टेट असेंबलीज जो थी या प्रोविनेंशियल असेंबलीज जो थी, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इलेक्शन में वोट डाला था। जो हमारी जनता है उसने वोट डाला था प्रोविनेंशियल असेंबलीज के लोगों, रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड उन्होंने आगे चुन के भेजा। तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गया। तो जो मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, एंड प्रोविनेंशियल असेंबलीज जो थी उन्होंने इलेक्ट करके भेजा था। साथ ही साथ हमारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ पर प्रिंसली रूलर को ऑटोनॉमी दी गई थी काफ़ी हद तक, कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने वहाँ से कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया था, और रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया था वो पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था है उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, किस किस प्रिंसिपल्स पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो ये इंट्रोड्यूस पंडित नेहरू ने किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मतलब कमिटीज़ भी बनी थी, बहुत सारी कमिटीज़ जो थी। उनमें एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पर आप इमेज में दिख रहे हैं। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी यही थी, बाकी कमेटीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पर डिबेट्स की हम बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं हम डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सटेंसिवली डिस्कशन हुआ था किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब कोई भी प्रपोजल जो था वो ऐसे ही शामिल नहीं कर लिया गया था, उस पर बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन हुआ था, बहुत चीज़ें इंश्योर की गई थी। जिसने भी जो सजेशंस दिया उन सब सजेशंस पर सोचा गया था, डिस्कशन किया गया था, उसके बाद तय किया गया था कि इसको हमें रखना है या नहीं रखना।
हर चीज़ पे कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई थी। यानी चाहे मेंबर कोई कितना ही अलग क्यों ना हो, उसकी बात को भी समझने की, उसकी बात को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ही प्रोविज़न ऐसा था, एक क्लोज ऐसा था जिस पर कोई बोर्ड मतलब खिलाफ था नहीं था उसके। जैसे मैं बात करूँ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के, सब लोगों ने उसके फेवर में वोट किया, एक भी वोट फेवर में नहीं था। तो उस पर बहुत डिबेट नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे कि आज़ादी के बाद यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो है वो अपनाया जाए। तो इस पर कोई खास डिबेट हमें देखने को मतलब खास क्या, बिल्कुल ही डिबेट नहीं हुई थी यहाँ पर। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस को और थोड़ा आगे देखते हैं हम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन साथ ही बोला गया कि ये एनफोर्स या इफ विद इफेक्ट होगा 26 जनवरी 1950 को। ये आप सब जानते हो, उसी दिन हम जो है रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि हमने जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था या फर्स्ट उसकी मांग की थी आज़ादी की ब्रिटिशर से, जब हम लोग कॉलोनियल स्टेट थे, वो थी 1929 में की थी। ब्रिटेन जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर सेशन था, उसमें हमने मांग की थी। और 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एक सिंबॉलिक भी मनाया था। तो ये काफ़ी मतलब एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का डे है हमारे लिए। तो वहीं से उसी दिन को हमने आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही इनकॉर्पोरेट वहाँ से ही लागू होगा, मतलब वहीं से हम लोग जो हैं इसको लागू माना जाएगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बाकी देशों में बहुत, बाकी देशों से हमने उधार लिए हैं, मतलब एज इट इज़ नहीं ली, कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं, बट हमें वहाँ पर वो सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको क्यों ना हमारे कंट्री में भी अडोप्ट किया जाए। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करें तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, यूके से लिया है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है। और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमने कनाडा से बोरो किया है। तो ये की फीचर्स हैं कुछ कुछ जो हमने दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं। वहाँ का सिस्टम हमें अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम हमारे यहाँ भी इसको शामिल करें। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ की फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है, एक लेंग्थियर कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यहाँ पर हर चीज़ डिटेल में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो किसी भी डिबेट, कोई भी ऐसा बाद में नहीं चाहते थे कि कोई डाउट आए या कुछ लोग जो हैं वो मतलब किसी चीज़ को लेके आपस में सोच में पड़ जाएं। तो उन्होंने हर चीज़ को एक डिटेल्ड में लिखा हुआ है। इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री था, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ डिटेल में चाहिए थी। इसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और साथ साथ रिजिड भी है। मतलब कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल ऐसे है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर बहुत इजीली आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी या स्टेट से पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, वहाँ पर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको स्टेट्स की भी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं कि ये कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों ही हैं।
ओके, की फीचर्स की हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने सेकुलरिज्म का अडॉप्ट किया है कि हम सभी रीजन्स के लिए जो है इक्वल रेस्पेक्ट है। हर धर्म जो है हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी के बिहाफ पर। साथ ही साथ आज़ादी के साथ ही हमने एक चीज़ को तुरंत अडॉप्ट कर लिया था, वो थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने तय किया था कि हर अडल्ट सिटीजन जो होगा उसको राइट टू वोट देंगे हम। कोई कंडीशन नहीं रखी थी हमने, किसी तरीके की नहीं। जैसे हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन ने जो सबसे पहले वोटिंग राइट दिया था विमेन को 1918 में दिया था, उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ दिया था। कंडीशंस ये थी कि 30 इयर्स की एज होनी चाहिए और कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। बट उसके 10 साल बाद 1928 में ब्रिटेन पार्लियामेंट जो थी उसने कहा कि नहीं, अब हम वोटिंग राइट जो है वो 21 ईयर एज रख रहे हैं और सबको दे रहे हैं। तो ब्रिटेन को भी इतने साल लगे विमेन को वोटिंग राइट देने में, और हमने आज़ादी के साथ ही सभी को बोल दिया कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कोई प्रॉपर्टी कंडीशन नहीं है, कोई एज की कंडीशन नहीं है, कोई एजुकेशन की कंडीशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया का पावरफुल कंट्री है, वहाँ की हम बात करें तो उसने भी महिलाओं को वुमेन राइट 1920 में दिया था। आज़ादी के सोचिए कितने साल बाद यूएसए ने वोटिंग राइट दिया है, बट हमने आज़ादी के साथ ही महिलाओं को भी वोटिंग राइट दे दिया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, एंड उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। और जो जुडिशरी है वो देखती है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उसको, कि जो देखती रहती है कि कहीं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का वोलेशन तो नहीं हो रहा है। तो उसमें जो जुडिशरी है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो थैंक यू। इस चैप्टर में इतना ही था, एंड जो नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल पर इसी टाइम में अपलोड करता रहूँगा। कुछ कुछ टाइम में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी मिल जाएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।